Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to learn, revise and understand the chapter of payment of tax, TDS and TCS. Okay, ये चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। ये चैप्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, तब आपको ये चैप्टर बहुत ही यूज होगा। समझ में आ रही बात? तो जब भी हमको कहा जाता है कि सर आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करो, तो आपको ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन दिमाग में लाना पड़ता है। यस और नो? कि अगर हमको आईजीएसटी पे करना है तो कौन से क्रेडिट से हम पे कर सकते हैं, कैश से पे कर सकते हैं क्या, क्रेडिट से पे कर सकते हैं, पहले कौन सा यूज करना है, ये सारी की सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज टीडीएस एंड टीसीएस। ओके, कुछ लोगों को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है एंड कुछ लोगों को टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी होती है। ओके, सो दैट थिंग विच दैट इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये तीन चीजों से हम पहले अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? अब जैसे बैंक आपका एक अकाउंट मेंटेन रखता है, वैसे ही गवर्नमेंट उसके पास आपका एक अकाउंट मेंटेन रखती है। ओके, उस अकाउंट में दो अलग सब टाइप्स हैं। उस अकाउंट के दो अलग सब टाइप्स हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बरोबर है? अब इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको कैश डिपॉजिट करना पड़ता है, नॉट नेसेसरली हार्ड कैश। आपने आपके बैंक से अगर एनईएफटी किया तो भी ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा। यस और नो? समझ में आ रही बात? मतलब जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जो उस अकाउंट है उसमें जाता है, उसमें डाल देता है पैसा। उस अकाउंट से फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो एक प्रोसीजर समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 1 वुड बी डिपॉजिटिंग कैश। डिपॉजिटिंग कैश, अभी कैश का मतलब हार्ड कैश मत समझना। कैश मतलब हो सकता है आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली जा रहा हो, उसको भी हम कैश ही कहेंगे। डिपॉजिटिंग कैश इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, अब कैश लेजर में पैसा आने के बाद, कैश लेजर में जब पैसा आ जाएगा, तब गवर्नमेंट के पास आपका जो अकाउंट है, कैश अकाउंट ये वाला, इस अकाउंट में कुछ बैलेंस आ जाती है। ओके, एंड देन आप आपके जीएसटीआर 3B भरने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड लायबिलिटी लेजर, इन दोनों में अमाउंट्स आप खुद से डालते हो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, तब आपसे पूछा जाता है कि आपको कितना आईटीसी लेना है, तो आपको ये फिगर अपने हाथ से पंच करनी है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाता है कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पर भी आपको हाथ से पंच करना पड़ता है फिगर। यस और नो? तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में अमाउंट खुद से डालते हो, लायबिलिटी लेजर में नहीं डालते, आप 3B में डालते हो। 3B फाइल करते ही, ठीक है, 3B जैसे ही आप सबमिट करोगे, वो लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो जाती है, आईटीसी क्रिस्टलाइज हो जाता है। ओके, एंड देन जब भी हम प्रोसीड टू फाइल करेंगे, ठीक है, तभी ना एक ऑफसेट करके एक मैकेनिज्म होता है, जिसने जीएसटी में काम किया उसको मालूम होगा। तो ऑफसेट करने का एक बटन आता है उधर। ऑफसेट मतलब दिस लायबिलिटी इज गोइंग टू बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर, इसको कहते हैं हम ऑफसेट। ओके, सो ये जो दोनों चीजें हैं, क्रेडिट लेजर एंड लायबिलिटी लेजर, दिस टू आर अराइजिंग on filing of GSTR 3B, on filing of GSTR 3B. Is that clear? तो GSTR 3B में मान के चलो आपने डाल दिया 100 रुपया मेरी लाइबिलिटी है, आपने कहा कि 90 रुपीज मेरे पास आईटीसी है। आईटीसी मतलब समझते हो, जो आपके सप्लायर ने आपको सेल किया, आपने उसको जीएसटी पे किया, दैट इज कॉल्ड एज आईटीसी। सो कहने से 10 रुपया मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एकदम बेसिक बेसिक मैथ्स है। 100 की लाइबिलिटी, 90 का आईटीसी, 10 रुपया आपको आपके जेब से कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या होता है, इस लायबिलिटी लेजर में अमाउंट अमाउंट खड़ी हो गई। ओके, अमाउंट आ गई है। अब क्रेडिट लेजर में इस अमाउंट को, जो भी आपने आईटीसी लिया है, वो 90 रुपीज है, एंड 10 रुपीज वहां पर आपको बैलेंस दिखाएगा कि भाई आपको इतना पे करने आ रहा है। सो ये जो पे करने आ रहा है, उसके लिए हम बनाते हैं चालान। ठीक है, हम उसके लिए चालान बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो आप डिपॉजिट करोगे, इट इज ओनली पॉसिबल बाय वे ऑफ चालान। बाय वे ऑफ चालान, आपको चालान यहां पर बनाना पड़ेगा। ओके, चालान मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कैश ट्रांसफर होता है।
ओके, कैश मतलब बैंक भी हो सकता है, मैं वापस से बोल रहा हूँ आपको। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ पेमेंट, ओवर द काउंटर, एनईएफटी, आरटीजीएस। ये सारे मोड से पेमेंट हो सकती है। ओके, क्या मोड से कब करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड व्हाट आर द लिमिट्स टू पे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोड। तो जब भी आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करवाना है, देन आपको ओवर द काउंटर या तो एनईएफटी या तो आरटीजीएस, इन तीनों में से किसी मोड से पैसा जमा करवाना होगा। देन आपका जो पैसा है वो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास जो आपका अकाउंट है उसमें। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। ये है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये आप ही का अकाउंट है। ये गवर्नमेंट तक पैसा अब तक नहीं पहुंचा है। आपने आपका पैसा गवर्नमेंट के पास मेंटेन्ड अकाउंट में रखा है, इसका ये मतलब है। इज दैट क्लियर? जैसे आप आपका बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो, पैसा तो आपका ना, जब चाहिए तब ले सकते हो। सिमिलरली कैश लेजर में जो पैसा पड़ा हुआ है, ये पैसा आप कभी भी रिफंड क्लेम कर सकते हो। अगर कैश लेजर में आपके पास पैसा पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। गवर्नमेंट को पे तब होगा जब ये कैश लेजर से आपकी लायबिलिटी ऑफसेट होगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आपको चलान्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। चालान बनाने के बाद मोड ऑफ पेमेंट पूछते हैं वो, ठीक है ना। अपन एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा आपको मैं रूबरू करवा दूंगा वेबसाइट से। सो समझ में आया पूरा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में सारी की सारी लायबिलिटीज होती है। जैसे अपनी नॉर्मल सेल्स के ऊपर जो लायबिलिटी आ रही है, सप्लाईज के ऊपर वो, या तो फिर गवर्नमेंट ने अगर डिमांड निकाली है कि भाई इनसे रिकवरी करना है, तो वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में आ जाएगा। यस और नो? समझ में आया बात? इज दैट क्लियर? अब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, सोच करके बोलना है आपको। कौन से लेजर्स कब कब क्या क्या होंगे, पहले वो समझना। अपना ये लेजर्स जो है ना, ये लेजर्स मैंने आप लोग को अभी 2 सेकंड पहले बताया था कि गवर्नमेंट के पास मेंटेन्ड अकाउंट्स है आपके। ओके, भले ही आपकी लायबिलिटी है, पर गवर्नमेंट के लिए ये रिसीवेबल है, ये आपका क्रेडिट है, मतलब गवर्नमेंट के लिए ये पेएबल है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, तो जब भी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो दैट लायबिलिटी वुड बी डेबिटेड डेबिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ध्यान से सुनना, लायबिलिटी है तो डेबिट होगी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए रिसीवेबल है, एंड रिसीवेबल चीजें हमेशा हम डेबिट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपको मिलना है, मतलब आपके लिए असेट है, दैट इज आपके लिए डेबिट है। गवर्नमेंट के लिए आपको देना है, तो गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नॉर्मली क्रेडिट एंट्रीज होंगी। जब ये यूज होगा तब उसमें डेबिट एंट्रीज आएंगी। यस और नो? कैश लेजर जब आप जमा करोगे तब उसमें क्रेडिट बैलेंस बनेगा, जब आप उसको यूज करोगे तब डेबिट हो जाएगा। समझ में आया बात किस तरीके से चल रहा है ये? ओके, तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, जस्ट चालान आपको बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लायबिलिटी लेजर। अब आ जाते हैं अपने चार्ट बुक में। चलो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जीएसटी, कैन बी डन थ्रू यूटिलाइजिंग आईटीसी। आप आईटीसी को यूज करके जीएसटी का पेमेंट कर सकते हो। यस और नो? अदर देन रिवर्स चार्ज, अदर देन रिवर्स चार्ज, इसके पीछे लॉजिक है, मैं आगे बताऊंगा। थ्रू कैश, ठीक है। मतलब पहले आपको आईटीसी यूज करना है। मान लो कि 100 रुपए की आपकी लायबिलिटी है, सो आप सबसे पहले क्रेडिट यूज करोगे, उसके बाद जो भी लायबिलिटी बचती है पे करने की, वो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करोगे। यस और नो? ये नॉर्मल नॉर्मल पीपल का ये टेंडेंसी होता है ऑब्वियसली। पहले हम क्रेडिट यूज करेंगे। क्रेडिट मतलब जो सप्लायर को मैंने जीएसटी दिया है, पहले मैं वो उतना तो यूज कर लूं, बाद में जो बचता है वो मैं कैश में पे कर दूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम अभी सीखने वाले हैं पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी को यूज करके आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 49B, रेड विथ रूल 88A। ओके, 49B कहता है कि द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, रूल 88 प्रिस्क्राइब्स द मैनर फॉर दिस पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन। अलॉन्ग विद दैट एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 123 शायद, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, आप लोग बुक्स में देख लेना। सो दैट पर्टिकुलर सर्कुलर क्लैरिफाइज ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ओके, अब समझना इसको, इस पॉइंट्स को मैं ना वहां पर लिखता हूँ, बोर्ड पर लिखता हूँ, चलो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, नाउ देयर कैन बी टोटली 3 लायबिलिटीज। 3 टैक्स की लायबिलिटीज अराइज हो सकती है। कौन सी? ध्यान से सोच करके बताना। अगर मैं इंटर स्टेट बेचता हूं तो कहना है से मेरा आईजीएसटी लायबिलिटी बनेगा।
यस और नो? अगर मैं इंटर स्टेट बेचता हूं तो मेरी कौन सी लाइबिलिटी बनेगी? आईजीएसटी। ओके। अगर मैं विद इन द स्टेट बेचता हूं तो कहना है से मेरा लाइबिलिटी बनेगा सीजीएसटी लाइबिलिटी, सीजीएसटी लाइबिलिटी। और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तो बनेगा ही, या कभी कभी हो सकता है कि मेरा यूनियन टेरिटरी होगा तो यूटीजीएसटी लाइबिलिटी बने। तो अभी के लिए हम एसजीएसटी समझ के चलते हैं। ओके। सो देयर कैन बी टोटल 3 liabilities. Also to note that there can be totally 3 credits. 3 टैक्स हेड में अपना क्रेडिट आ सकता है। जैसे अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से परचेस किया या इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, सो कहने से आपके पास आईजीएसटी क्रेडिट जमा होगा। यस और नो? बोलो मुझे। आईजीएसटी क्रेडिट जमा होगा ना? क्यों सर आईजीएसटी क्यों बोल रहे हो? कहने से ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज आईजीएसटी इज लेविड। सो आपके सप्लायर ने अगर आईजीएसटी लगाया तो उसके लिए आईजीएसटी लायबिलिटी, आपके लिए आईजीएसटी क्रेडिट। यस और नो? नेक्स्ट, अगर आप विद इन द स्टेट परचेस करते हो, विद इन द स्टेट, तो यहां पर कहना है से मेरा सीजीएसटी क्रेडिट अराइज होगा, सीजीएसटी क्रेडिट एंड एसजीएसटी क्रेडिट। यस और नो? समझ में आ रही है बात? आईजीएसटी क्रेडिट, सीजीएसटी क्रेडिट, एसजीएसटी क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये लायबिलिटीज कौन से क्रेडिट से पे करनी। तो अब ध्यान से सुनो, अभी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। दिस इज रिटर्न इन सेक्शन नंबर 49B रेड विथ रूल 88A। अब यहां पर ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपको जो लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है वो है आईजीएसटी लायबिलिटी। ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो लायबिलिटी है इन तीनों में से सबसे पहले लायबिलिटी जो आपको डिस्चार्ज करनी होगी वो होगी आईजीएसटी लायबिलिटी। क्लियर? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आईजीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए कौन सा क्रेडिट पहले यूज करना चाहिए, कौन सा क्रेडिट बाद में यूज करना चाहिए। सो आंसर इज आईजीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए सबसे पहले आपको आईजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आईजीएसटी क्रेडिट यूज करने के बाद भी अगर लायबिलिटी बच जाती है, ध्यान से सुनना, आईजीएसटी लायबिलिटी को हमने आईजीएसटी क्रेडिट से पे करने की कोशिश की, अगर फिर भी आईजीएसटी लायबिलिटी बच जाती है देन आपको सीजीएसटी क्रेडिट के थ्रू उसको पेमेंट करना है। अगर सीजीएसटी क्रेडिट यूज करने के बाद भी बच जाती है देन आपको एसजीएसटी क्रेडिट का यूज करना होगा। आई होप आई एम एबल टू कन्वे यू। समझ में आई बात? सबसे पहली लायबिलिटी कौन सी पे करनी है? आईजीएसटी लायबिलिटी। कैसे पे करनी है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्ट्रिक्टली इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, स्ट्रिक्टली यही ऑर्डर में यूज करना है। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। समझ में आई बात? सबसे पहला आईजीएसटी क्रेडिट, नेक्स्ट सीजीएसटी क्रेडिट, नेक्स्ट एसजीएसटी क्रेडिट। अब बात करते हैं इन दोनों से बची हुई लायबिलिटी में से कौन सी लायबिलिटी को पे करना है। आंसर इज आप कोई भी लायबिलिटी को पे कर सकते हो। यू कैन पे एनी ऑफ दिस लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी इन एनी प्रोपोर्शन। आप कोई भी लायबिलिटी पे कर सकते हो इन एनी प्रोपोर्शन। ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको कैसे भी यूज करना है क्रेडिट, ये नहीं कहा। मैंने कहा कि लायबिलिटी कोई भी पे कर सकते हो। मान के चलते हैं कि सीजीएसटी लायबिलिटी पे करनी है तो सीजीएसटी लायबिलिटी पे करने का एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म बताऊंगा। अगर आप बोलते हो मुझे एसजीएसटी लायबिलिटी पे करनी है तो एसजीएसटी लायबिलिटी का एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म बताऊंगा। क्लियर? अगर आप कहोगे दोनों 50-50 करें, दोनों 50-50% अगर किया तो आंसर इस तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? इस 50% को पे करने के लिए क्या आपको यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? दोनों 50-50 करो, बाद में आपस से 50-50 करो, जो भी करना हो करो, बट इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी ऑर्डर, कुछ भी आप कर सकते हो। चलो मान के चलते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को पहले सीजीएसटी लायबिलिटी पे करनी थी। अब क्या मैकेनिज्म वो यूज करेगा, क्या ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन यूज करेगा, वो ध्यान देना। सीजीएसटी लायबिलिटी हैज टू बी फर्स्ट पेड थ्रू आईजीएसटी क्रेडिट। आपको सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट को यूज करके सीजीएसटी लायबिलिटी पे करनी। अगर फिर भी कुछ सीजीएसटी लायबिलिटी बच जाती है तो आपको सीजीएसटी क्रेडिट ही यूज करना है। सीजीएसटी क्रेडिट ही यूज करना है। यू कैनॉट यूज, ध्यान से सुनना, यू कैनॉट यूज एसजीएसटी क्रेडिट टू पे सीजीएसटी लायबिलिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब सीजीएसटी को पे करने के लिए एसजीएसटी यूज नहीं होगा, एसजीएसटी को पे करने के लिए सीजीएसटी यूज नहीं होगा। समझ में आई बात? ओके। सेम यहां पर भी अगर एसजीएसटी लायबिलिटी पे करनी है सबसे पहले क्या यूज करेंगे? आईजीएसटी क्रेडिट।
आईजीएसटी क्रेडिट खत्म हो चुका फिर भी लायबिलिटी चुकी नहीं, देन हम यूज करेंगे एसजीएसटी क्रेडिट। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया बात? अब यहां पर एक चीज समझना, ये जो आईजीएसटी क्रेडिट है, ये जो आईजीएसटी क्रेडिट है ये वाला, ये मैं दोनों के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने आप लोग से कहा कि इन दोनों में से कोई भी आप लायबिलिटी पहले डिस्चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको पहले ये डिस्चार्ज करनी है वो भी 50%, ध्यान से सुना, अगर आप आईजीएसटी क्रेडिट को सिर्फ 50% यूज करना चाहते हो इसके लिए एंड 50% यूज करना चाहते हो इसके लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो, यू कैन डू सो। ठीक है, बचा हुआ आप सीजीएसटी क्रेडिट से पे करो, एसजीएसटी क्रेडिट से पे करो रिस्पेक्टिवली, एंड जो फिर भी आपका अगर नहीं लायबिलिटी पे हो रहा है, देन यू हैव टू पे थ्रू कैश। कैश का मतलब हार्ड कैश नहीं, कैश मतलब बैंक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हुआ लायबिलिटी आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करनी होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात एवरीवन? सब लोग को समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हुए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर मैंने क्या कहा, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी लायबिलिटी के लिए यूज हो नहीं सकता। ठीक है, एंड एसजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी लायबिलिटी के लिए यूज हो नहीं सकता, उसको कहते हैं हम क्रॉस यूटिलाइजेशन। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज नॉट परमिसिबल। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें से ही लिखा हुआ है, ये समझ मतलब क्या कहते हैं अपन, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि आईजीएसटी क्रेडिट को अपने को सबसे पहले खत्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईजीएसटी क्रेडिट को आपको सबसे पहले खत्म करना है। आईजीएसटी क्रेडिट खत्म होने के बाद ही अपन आगे वाले में जा सकते हैं। समझ में आई ये बात अच्छे से? ओके, चलो अब मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ नया कंसेप्ट इसमें ही। मान लो कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, ओके, एंड मैं दिल्ली में जाकर के, अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में अकोमोडेशन किया मैंने मैंने या तो मेरे डायरेक्टर्स ने अकोमोडेशन सर्विसेज लिया, सो यहाँ पर दिल्ली का सीजीएसटी एसजीएसटी लग के मेरे पास एक बिल आया हुआ है और मैं महाराष्ट्र में हूँ। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या दिल्ली के सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट आप महाराष्ट्र में ले सकते हो क्या? तो आंसर इज नो, नहीं ले सकते। वी कैन नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड इन डिफरेंट स्टेट एक्सेप्ट द स्टेट इन विच आई एम रजिस्टर्ड। मतलब ये स्टेट में छोड़ करके दूसरे किधर भी आप अगर सीजीएसटी एसजीएसटी पे करोगे तो आपको उसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? ओके, अब चार्ट बुक में आते हैं अपन एंड वहां से कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। उसके पहले और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। देखो, अब यहाँ पर जो भी मैं लायबिलिटीज की बात कर रहा हूँ ना ऊपर, ये जो भी लायबिलिटी की मैंने यहाँ पर बात करी है, ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी, नाउ दिस इज माय आउटपुट टैक्स। इसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं इसको? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब मेरे सेल के ऊपर का टैक्स। आउटपुट टैक्स मींस सेल के ऊपर टैक्स। ओके, तो आउटपुट टैक्स का जो डेफिनेशन है जो दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 82, जो कहता है कि आउटपुट टैक्स डज नॉट इंक्लूड्स आरसीएम लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स में आरसीएम लायबिलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो मेरे परचेस का टैक्स है। मैंने परचेस किया तब मुझे आरसीएम में गवर्नमेंट को पे करना है एज अ रिसिपिएंट। सो आउटपुट टैक्स डज नॉट इंक्लूड आरसीएम लायबिलिटी। क्लियर है? मतलब जो भी आप आरसीएम में पेमेंट करोगे, इट इज नॉट योर आउटपुट टैक्स, सो इट कैनॉट बी पेड थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। आप आरसीएम का लायबिलिटी क्रेडिट से पे नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? आप सिर्फ आउटपुट टैक्स ही क्रेडिट से पे कर सकते हो, एंड आउटपुट टैक्स एक्सक्लूड्स आरसीएम लायबिलिटी। सो आरसीएम लायबिलिटी यू हैव टू ऐड इट ओवर हियर। आपको आरसीएम लायबिलिटी फाइनल लायबिलिटी में ऐड करना होता है। इज दैट क्लियर? और एक चीज, आरसीएम लायबिलिटी अगर आप पे कर रहे हो एंड इट इज एलिजिबल मतलब क्रेडिट एलिजिबल है, देन इन दैट केस आपको क्रेडिट तो सेम मंथ में ही मिलेगा। क्रेडिट आपको सेम मंथ में मिलेगा। सो जो भी आप आरसीएम में पे करोगे उसको आप यहाँ पर क्रेडिट में ऐड कर दो, यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपके पास अगर आरसीएम का क्रेडिट है दैट इज पे किया है, दैट इटसेल्फ इज द क्रेडिट। सो उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है एंड देन आपको यहाँ पर यूटिलाइज भी करना है। पर ये यूटिलाइजेशन इस आरसीएम के लायबिलिटी के सामने नहीं होगा, नॉर्मल लायबिलिटी के सामने हो सकता है। आरसीएम का लायबिलिटी तो कैश में ही डिस्चार्ज किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलो अब चार्ट बुक में आते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके।
देखो जो मैंने वहां पर सिखाया वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। When a person files GSTR 3B and fills the column of ITC, it gives rise to credit to ECL. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट का एंट्री जाता है ओनली व्हेन यू फाइल GSTR 3B। ओके, जब भी आप टेबल नंबर 4 होता है 3B का, वो आप भरोगे तो हो जाएगा। एंड इट इज अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, वो यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। IGST ITC shall be first utilized towards payment of IGST liability, ये हमने सीख लिया। CGST credit cannot be utilized for payment of SGST or UTGST vice versa. CGST ITC SGST ITC और UTGST ITC shall be utilized towards payment of IGST CGST SGST only after IGST ITC has been first utilized। ठीक है, ये सब में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। CGST and SGST paid in different state from the state in which person is registered cannot be availed, ये भी मैंने सिखा लिया। ओके, अभी एक्ट कहता है कि CGST का रेट तो मिलना चाहिए क्योंकि अकाउंट एक ही है, बट पोर्टल हमें अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट, इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर्स। इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ था नवंबर 2018 एग्जाम में। ओके, सुनना ध्यान से, इसका थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। अब यहाँ पर ना एक मैं फ्लो लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। IGST लायबिलिटी लेस CGST क्रेडिट, समझ के चलते IGST का मेरे पास परचेज नहीं था तो IGST क्रेडिट नहीं था, CGST क्रेडिट माइनस SGST क्रेडिट। ठीक है, ये करके जो भी आंसर आया दैट विल बी IGST लायबिलिटी, वो मैं पे करूंगा कैश में। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने पे की क्रेडिट लेजर के थ्रू, क्रेडिट लेजर। इज दैट क्लियर? ओके, अब ध्यान देना, गवर्नमेंट मेंटेन्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सेंट्रल टैक्स अकाउंट, इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट, ओके, एंड स्टेट जो होते हैं वो अपना अपना एक SGST अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, इन इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट, मैं तुम लोग को एक चीज सिखाई थी, IGST एक्ट इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट एंड सेंट्रल टैक्स अकाउंट, दिस बोथ अकाउंट बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पर दो अलग सेपरेट अकाउंट रखे हैं ताकि कैलकुलेशन में एंड सेटलमेंट ऑफ फंड में इजी हो। अब IGST लायबिलिटी पे करने के लिए कोई इंसान CGST क्रेडिट का यूज करने वाला है, कोई इंसान SGST क्रेडिट का यूज करने वाला है। सो कहना है से इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट में उतना रुपया कम आया, मान के चलते हैं यहाँ पर 100 रुपीज है, यहाँ पर 30 है। ओके, सो नॉर्मली 100 आना चाहिए था इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट पे, पर अभी कितना आएगा, कहना है से सिर्फ 40 रुपीज आएगा। सिर्फ 40 रुपीज आएगा वो पर्सन से, वो इंसान सिर्फ 40 रुपया कैश में भरेगा। ओके, बाकी 30 उसने क्रेडिट का यूज किया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है फ्रॉम सेक्शन नंबर 18 ऑफ IGST एक्ट, ध्यान देना इस सेक्शन में कहा गया, अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, जो भी इंसान CGST क्रेडिट यूज कर रहा है, SGST क्रेडिट यूज कर रहा है, ओके, तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पे करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू IGST अकाउंट। इज दैट क्लियर? जो भी सेंट्रल टैक्स अकाउंट है उसमें से ट्रांसफर किया जाएगा इस इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट में। ओके, नॉर्मली मुझे 100 मिलता ना, पर मुझे अभी 100 मिला क्या, नहीं मिला, कितना मिला, 40 मिला कैश से। ओके, नाउ इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट वुड रिकवर 30 रुपीज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट जिसका क्रेडिट यूज हुआ है एंड 30 रुपीज फ्रॉम सेंट्रल टैक्स अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांसफर होगा, ये स्टेट वाले इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सेंट्रल टैक्स वाले, दैट इज सेंट्रल टैक्स अकाउंट वाले भी ट्रांसफर करेंगे व्हेन सच क्रेडिट इज यूज्ड। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात? एंड इट गोस वाइस वर्सा, मगर अगर समझो SGST लायबिलिटी पे करनी है हमको, ओके, एंड IGST का क्रेडिट यूज किया, IGST क्रेडिट यूज किया, ओके, अब यहाँ पर 100 पकड़ के चलते हैं, IGST क्रेडिट 40 यूज किया, 60 पे किया। सो कहना है से SGST गवर्नमेंट को, दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 100 रुपया मिलने वाला था, पर अब IGST का क्रेडिट यूज करने की वजह से सिर्फ 60 रुपीज मिल रहा है। तो यहाँ पर जो 40 रुपीज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट वुड रिकवर फ्रॉम इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट। समझ में आई बात? सो वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ओके, ये तीनों चीज यही है। आगे लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ RCM मैंने ये बता दिया है। हाँ, पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट, व्हेन अ पर्सन क्लेम्स रिफंड ऑफ टैक्स, जब भी हम रिफंड ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई करेंगे तब हम लोग जितना भी क्लेम करने वाला है उतना हमारे क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगा।
ध्यान से सुनना, क्यों, क्या, कैसे। अब मान के चलो आपके पास एक बैंक अकाउंट है, सबके पास होता है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, ओके। अब बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए, बैंक में पैसे पड़े हुए ₹1 लाख। अब आप क्या करते हो, इस 1 लाख में से 20,000 का कैश विड्रॉल करते हो, कैश विड्रॉल करते हो। तो ये अब बैलेंस फिर भी क्या 1 लाख ही रहेगी या 80,000 हो जाएगी? कहना से 80,000 हो जाएगी, ऑब्वियसली ना, 1 लाख था बैलेंस, 20,000 विड्रॉ करना है तो 80,000 हो जाएगी। सेम गोस विथ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपके पास क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपया था, मतलब गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए का आईटीसी देने की थी, ओके। बट आप लोग क्लेम करते हो रिफंड ₹20,000 का। देखो, रिफंड सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में क्लेम किया जाता है, सब में नहीं। एक्सपोर्ट एंड सप्लाइज टू एसेट एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अपन देखेंगे आगे। तो यहाँ पर आपने जब 20,000 रुपए का क्लेम किया, सो ऑब्वियसली क्रेडिट लेजर में बैलेंस कम होनी चाहिए। बैलेंस कम होने के लिए डेबिट एंट्री मारी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टू द ट्यून ऑफ 20,000 एंड माई रिवाइज्ड बैलेंस वुड बी 80,000। इज दैट क्लियर? सो जब भी आप रिफंड क्लेम करोगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री पास होती है एंड रिफंड के रिजेक्शन पे वापस से वो क्रेडिट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इंक्लूड, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या क्या आता है? आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने मुझे गुड्स बेचे हैं, मैंने उसको जीएसटी पे किया, वो सारा का सारा मुझे ईसीएल में डालना पड़ेगा। ईसीएल में डायरेक्टली नहीं डाल सकता हूँ, कैसे डाल सकता हूँ? 3B फाइल करके, ओके। नेक्स्ट, आईटीसी अवेलेबल बेस्ड ऑन द आईएसडी, ठीक है, आईएसडी ने मेरे को रेट दिया, वो भी मेरे को लेना पड़ेगा। आईटीसी ऑन स्टॉक सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डे प्रीसीडिंग, ठीक है, मतलब जो अपना सेक्शन 18 में डिस्कशन था, वो क्रेडिट भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट इज हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कहता है ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी थ्रू ईसीएल, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपको जो पेमेंट करना होगा वो कैसे पे करना है, सुनना। सेल्फ असेस्ड टैक्स ऑफ प्रीवियस पीरियड्स, सेल्फ असेस्ड टैक्स ऑफ प्रीवियस पीरियड, बरोबर है, मतलब आप लोग को पहले पिछले पीरियड्स का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, यस और नो। देन देन आपको करंट पीरियड का पे करना पड़ेगा। उसके बाद अदर ड्यूज, इंक्लूडिंग अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 एंड 74। इज दैट क्लियर? समझ में आई सब लोग को बात? ओके। तो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम पर कोई इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, पेनल्टी लगता है, लेट फाइलिंग फीस, ये वो जो भी है, ओके, all these interest penalty under section 73 74, all these cannot be paid through electronic credit ledger। आपको हमेशा सेक्शन 73 का जो इंटरेस्ट पेनल्टी फीस है, वॉट एवर इट इज, सेक्शन 73 हो, सेक्शन 50 हो, कोई भी सेक्शन हो, आपको इंटरेस्ट पेनल्टी एंड फीस, ये सारी की सारी चीजें कैश से ही पे करनी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन ओनली बी यूज्ड टू पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना मैं एक एक सम आपके साथ सॉल्व करता हूँ, ओके। एक सम मैंने डिजाइन किया हुआ है, ये हम सम सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड द यूटिलाइजेशन, ओके। केस 1, रीड कर लो क्वेश्चन। देखो, ऊपर सेल्स का सब डिटेल्स दिया हुआ है, नीचे सब परचेस का डिटेल्स दिया हुआ है, ओके। केस 1, सेल्स, सेल्स विद इन द स्टेट, आपने खुद के स्टेट में बेचा है 10 lakhs का गुड्स, ओके, 10 lakhs का गुड्स। इसके ऊपर जीएसटी था 90,000, 90,000, ओके। आईजीएसटी नहीं आएगा क्योंकि विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, सेल्स आउटसाइड द स्टेट, आपने दूसरे किसी स्टेट में बेचा है, सो 2,70,000 इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, सॉरी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। एंड सेल विद इन द स्टेट, आपने विद इन द स्टेट बेचा है, ये वाला वापस आउटसाइड द स्टेट, रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है, ओके। सो टोटली ये सब चीजें हैं एंड आपके पास ओपनिंग में कुछ बैलेंस है। सो सबसे पहला आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाने का। सबसे पहला हमें क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट। तो आ जाओ पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स आईजीएसटी लायबिलिटी, जस्ट अ सेकंड, ओके। आईजीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी लायबिलिटी, एसजीएसटी लायबिलिटी, ओके। यहाँ पर लायबिलिटी मत लिखो, यहाँ पर सिर्फ टैक्स के हेड्स का नाम लिख दो। चलो आगे, यहाँ पर आउटपुट टैक्स लिखना है, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। कितना कितना आउटपुट टैक्स है, कितना आउटपुट टैक्स है?
कैन आई से 2,58,000, 2,58,000 एंड 662, मतलब 662 मेरा आईजीएसटी है, 662 इज माई आईजीएसटी एंड दिस इज के एंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसके अंदर दो चीजें आपको लिखनी है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड करंट पीरियड आईटीसी, करंट पीरियड आईटीसी। ओपनिंग बैलेंस में लिख दो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 50,000 आपके पास आईजीएसटी, तो आईजीएसटी के अंडर लिखना, ओके। नेक्स्ट सीजीएसटी अपने पास 1,000 है एंड एसजीएसटी 10,000, क्लियर है। करंट पीरियड का आईटीसी नीचे वही दिया हुआ है, 6,78,400, ठीक है, हो गया। टोटल आईटीसी अपने पास कितना है, सो कहना है दिस इज द टोटल आईटीसी, टोटल आईटीसी अपने पास इतना है, ओके। अब इस आईटीसी को हमको यूज करना है टू पे दिस पर्टिकुलर लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है एंड ये अपने पास क्रेडिट है, दिस इज द क्रेडिट विद अस, ओके। कैसे पे करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना होगा ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऐसा लिख के रखने का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक टोटल का कॉलम बना के रखना है, जिसके कारण हमको समझ में आए कि भाई कितना आईटीसी यूज हो चुका है, ओके, कितना आईटीसी यूज हो चुका है टोटल। रादर एक ऐसा कॉलम बनाओ कि कितना आईटीसी बचा हुआ है। तो एक काम कर लो, टोटल क्रेडिट माइनस ये, अब क्या मिला मुझे, 7,28,400 का मेरे पास आईटीसी था, इसमें से मैंने इतना यूज किया तो मेरे पास इतना बचा है, ओके। सेम अप्लाइज ओवर हियर, माइनस ये दिस, सॉरी दिस माइनस दिस, डन। तो मतलब अब तक मैंने कुछ यूज नहीं किया, इसके लिए पूरा पूरा मेरा बैलेंस दिख रहा है। देन अब मेरे को कितना लायबिलिटी पे करना है, कहना है आईजीएसटी का लायबिलिटी, आईजीएसटी का लायबिलिटी माइनस, माइनस जितना मैंने यूटिलाइजेशन किया। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात, फॉर्मूला समझ में आ गया। देखो ये सब मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, आपको पेपर पे करना है बस, बाकी कुछ डिफरेंस है ही नहीं इसमें। सो इतना क्रेडिट है मेरे पास, इतना क्रेडिट है, इतना मेरे पास लायबिलिटी है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। आईजीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए, लायबिलिटी 6,62 है, नजर ऊपर रखो, ये क्रेडिट है, इसके ऊपर नजर नहीं होनी चाहिए, इसको मैं हाईलाइट से हटा देता हूँ ताकि नजर ना जाए। 662 पे करना है, कि क्रेडिट कितना है मेरे पास, 7,28,400, कितना यूज करूंगा, कहना है से 662 और 7,28,400 विच एवर इज लोअर ऑब्वियसली, तो मैं 662 पूरा का पूरा यूज करूंगा। इज दैट क्लियर, समझ में आई पूरी की पूरी बात। अब यहाँ पर मेरे पास एसजीएसटी क्रेडिट यूज करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये जीरो हो चुका है। नीचे देखो, पेमेंट थ्रू कैश लेजर, पेमेंट थ्रू कैश लेजर मुझे इतना करना है। अब ध्यान से देखना, ये जीरो हो गया, मतलब मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी, तो कहना है से आईटीसी यूज करने की जरूरत ही नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी की, डन। आईजीएसटी लायबिलिटी का कोटा खत्म, ओके। नेक्स्ट, अब मुझे पे करना है सीजीएसटी लायबिलिटी 2,58,000 का। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, कहना है से आईजीएसटी क्रेडिट। एक काम करने का, उसके ही पहले सीजीएसटी कॉलम में एसजीएसटी को आप लोग ब्लर कर दो, मतलब उधर क्रॉस मार्किंग कर लेना, ताकि गलती से भी मिस्टेक ना हो। चलो कर दिया। अब आईजीएसटी में यूज कर सकता हूँ, यस और नो, आईजीएसटी यूज कर सकता हूँ। सो आई हैव द ऑप्शन कि 66,400 पूरा का पूरा यहाँ पर यूज हो जाए, या तो फिर मैं 50-50 कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर 50-50 करूंगा इंटू 50%। सो ऑब्वियसली 50% मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा। क्या होगा, सर्कुलर रेफरेंस, 66,400 इंटू 50%, 33,200, 33,200, डन। अब आईजीएसटी क्रेडिट पूरा का पूरा खलास हो गया अपना। एक याद आ रहा है क्या उसूल था, क्या उसूल था, देखो यहाँ पर पढ़ो। IGST second point, IGST ITC shall be first utilized towards payment of IGST and the remaining ITC may be utilized toward payment of CGST SGST, ठीक है, in any order, in any proportion। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, IGST का क्रेडिट पूरा का पूरा पहले खत्म करना है, उसके बाद ही आगे का लायबिलिटीज को पे करना है, आगे का क्रेडिट यूज करना है, ओके। तो अब चेक करते हैं, अब अभी अपने पास क्या क्या पे करना बचा हुआ है, देखो कहना है से सीजीएसटी लायबिलिटी मेरे को पे करनी है, सीजीएसटी लायबिलिटी
ठीक है, सीजीएसटी लाइबिलिटी 224,800, मेरे पास क्रेडिट है 1,78,300, कितना यूज करूंगा, कहने से पूरा का पूरा 178,300 क्रेडिट यूज किया, फिर भी 46,500 बचा हुआ है, कहने से अब मैं एसजीएसटी लाइबिलिटी से पे करूंगा, करूँ, कर दू, इधर लिख दू, 187,300 पड़ा हुआ है ना, 46,500 लिखते हैं इधर, लिखा जाए कि नहीं, नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि सीजीएसटी लाइबिलिटी कैनॉट बी पेड थ्रू एसजीएसटी क्रेडिट, डन, इसके लिए तो यहाँ पर मैंने वो मार के रखा है ना, चलो आगे, एसजीएसटी लाइबिलिटी कितनी पे करनी है, 224,800, मेरे पास क्रेडिट कितना है 187,300, चलो पूरा का पूरा ही पे करना होगा जितना क्रेडिट है उससे, सो नाउ आई हैव जीरो क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट विथ मी, रदर आई हैव टू पे थ्रू माई कैश लेजर इतना रुपया, समझ में आ गई है क्या बात, ठीक है, ये अपना केस 1 हो गया, अब हम केस 2 की ओर बढ़ते हैं, केस 2, केस 2 में भी थोड़ा सा एग्जांपल सेम ही है, लेकिन नंबर थोड़े चेंज किए, ओके, अब ये लायबिलिटी है मेरी 662, 250, 258, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इस ऑर्डर में बोल रहा हूँ, क्रेडिट मेरे पास है आईजीएसटी का 588,400, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का 267, 267, 300, मतलब 267, 300, 267, 300, और ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया हुआ है, एंड यहाँ पर एक नोट दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, आरसीएम सप्लाईज अवेल्ड ₹1,00,000, आरसीएम का सप्लाईज मैंने अवेल किया है 1,00,000 रुपए का, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रुपीज है, परसेंटेज है 2.5%, 2.5%, ओके, सो आरसीएम के साथ हम ये वाला केस करने वाले हैं, तो पहले वापस से एक फॉर्मेट बना लो, वापस से एक फॉर्मेट बना लेते हैं, नीचे वाले फॉर्मेट को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ विथ फॉर्मूलास, क्या हुआ, ओके, लिंक्स चेंज करने पड़ेंगे, आउटपुट टैक्स का लिंक मेरे को देना पड़ेगा यहाँ से, आईजीएसटी, आईजीएसटी 662, देन 258, 258, क्लियर, आईटीसी, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास आईजीएसटी का 50,000, सीजीएसटी का है 1,000, एसजीएसटी का है 10,000, करंट पीरियड आईटीसी यहाँ पर है 588,400, 267,300 एंड 267,300, सॉरी यहाँ पर, यहाँ से लिंक देना है, ओके, अब ये यूटिलाइजेशन को मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आ गया अपना सोल्यूशन, अब यहाँ पर एक चीज इनकम्प्लीट है, आरसीएम की हमने बात नहीं की, कहने से आरसीएम में मैंने तुम लोग को समझाया है कि आपको आउटपुट टैक्स में ऐड नहीं करना है, नीचे अलग से ऐड करना है, तो यहाँ पर पहले तो ऐड कर लो, पहले हाथ से नीचे ऐड कर दो, ऐड, ऐड आरसीएम लायबिलिटी, कितनी लायबिलिटी दिख रही है वहां पर देखो तो, 1,00,000 पे 2.5%, 2.5%, इट मीन्स 2,500, 2,500, तो यहाँ पर 2,500, 2,500 लिख के रखो ताकि मिस्टेक ना हो, ओके, अब ये जो 2,500, 2,500 है, अज्यूमिंग इट इज एलिजिबल क्रेडिट, आपको करंट पीरियड आईटीसी में ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 2,500 ऐड करना है, इज दैट क्लियर, यहाँ पर ऐड नहीं किया, क्यों, क्योंकि आउटपुट टैक्स डेफिनेशन एक्सक्लूड्स आरसीएम लायबिलिटी, यस और नो, चलो अब सॉल्व करते हैं, अब मुझे कितना पे करना है 662, मेरे पास आईटीसी कितना है 638,400, कहना ऐसे पूरा का पूरा यूज करूंगा 638,400, क्लियर, फिर भी 23,600 भरना बाकी है, सो सबसे पहले मैं आईजीएसटी लायबिलिटी को पूरा का पूरा सेट ऑफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, उसके बाद ही मैं सीजीएसटी या तो फिर एसजीएसटी की और बढ़ सकता हूँ, ओके, सो अब मुझे 23,600 पे करना है, सो कहना से आंसर करना, क्वेश्चन है, बोल नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन है, सीजीएसटी से 50% पे करता हूँ 23,600 का, एंड 23,600 का 50% पे करता हूँ एसजीएसटी से, इज इट पॉसिबल, सोच समझ कर बताओ, इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबिलिटी लायबिलिटी के पेमेंट में, क्रेडिट यूटिलाइजेशन में नहीं, तो यहाँ पर जो 23,600 है, इसको स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली मुझे सीजीएसटी से ही पे करना है, समझ में आई बात, सो नाउ आई हैव टू पे जीरो थ्रू ई कैश लेजर फॉर आईजीएसटी, एंड आरसीएम तो था भी नहीं, ठीक है, ओके, तो आईजीएसटी लायबिलिटी कुछ पे नहीं करनी, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सीजीएसटी लायबिलिटी पे करनी है, ओके, 2,58,000 मेरे पास लायबिलिटी पे करनी है,
क्या मेरे पास आईजीएसटी क्रेडिट है? यहाँ पर देख के बोलो, यहाँ पे देखकर बोलो मुझे, क्या आपके पास आईजीएसटी क्रेडिट है? क्या नहीं है? जीरो है, सो यू कैन नॉट पे थ्रू आईजीएसटी क्रेडिट। नेक्स्ट, क्या मेरे पास सीजीएसटी क्रेडिट है? हाँ है, कुछ तो है, पर 247,200 ही है, क्योंकि 23,600 मैंने आईजीएसटी के सामने यूज कर लिया। तो यहाँ पर मैं जितना बचा हुआ है पूरा का पूरा यूज कर लूंगा, 247,200। फिर भी मुझे 10,800 रुपया कैश में देना पड़ेगा टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओके, आरसीएम अलग से। नेक्स्ट, एसजीएसटी। सबसे पहले हम पे करते हैं किससे? आईजीएसटी क्रेडिट से। क्या हम पे कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जीरो बैलेंस। सीजीएसटी से तो वैसे भी नहीं कर सकते। अब 217,800 एंड मेरे को लायबिलिटी कितनी है? 258। सो कहना है मैं 258 यूज करूंगा, ना कि 279,800। ऑब्वियसली ना, 258 यूज किया। सो मेरे पास क्रेडिट बचा रहेगा एसजीएसटी का 21,800, लायबिलिटी आ गई सीजीएसटी की 10,800 प्लस ये। ओके, टोटल टोटल सीजीएसटी पे करना है 13,300, टोटल एसजीएसटी पे करना है 2,500। इवन इफ यू आर हैविंग क्रेडिट, आपके पास भले ही क्रेडिट क्यों ना हो, फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा ओनली आरसीएम अमाउंट। इज दैट क्लियर? समझ में आई क्या बात? ओके, सो दैट्स इट विद दिस क्वेश्चंस। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देख लो। एनी अमाउंट पेड बाय सर्टेन मोड, सी पॉइंट नंबर 4 देखेंगे आगे, by taxpayer and TDS TCS claimed whether reflected in electronic cash ledger will be reflected in cash ledger। सुनना, जो भी हम लोग कैश में पे करते हैं, ठीक है, जैसे बैंक से एनईएफटी या तो आरटीजीएस या तो ओवर द काउंटर, जो कुछ भी है, हम जब भी पे करेंगे तब हमारे जेब से जो पैसा जाने वाला है, हमारे जो बैंक से पैसा जाने वाला है, इट विल बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्रेडिट लेजर मतलब मेरे सप्लायर को मैंने जो पे किया वो। कैश लेजर मतलब जो मैंने मेरे जेब से इस अकाउंट में डिपॉजिट किया हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जो भी टीडीएस टीसीएस कटता है, ठीक है, टीडीएस जो भी काटते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, वो सारे आगे देखेंगे। सो इन लोग जब भी टीडीएस काटते हैं या टीसीएस काटते हैं, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। उसके लिए मुझे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है वो सारी एंट्रीज, है ना, एक्सेप्ट करनी पड़ती है GSTR 2X में। ये आपको सिलेबस में नहीं जाना, तो प्रैक्टिकल का एरिया है, छोड़ दो। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन फर्स्ट यूटिलाइजेस आईटीसी टू पे लायबिलिटी। पहले आईटीसी पे करें, आईटीसी से यूज करेंगे, फिर जो भी बचा हुआ है हम उसको कैश से पे करेंगे। अब ध्यान देना, जो चालान होता है ना, चालान, उसमें मेजर हेड एंड माइनर हेड होता है। चलो आपको मैं प्रैक्टिकल पोर्टल पे बताता हूँ। एक चालान अपन बना करके देखते हैं, पे नहीं करेंगे। देखो, सर्विसेज में जाना है आपको, पेमेंट में जाना है, क्रिएट चालान। तो जब भी आपको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट के पास जो आपका अकाउंट है उसमें, देन यू हैव टू डू इट लाइक दिस। क्रिएट चालान में गए हम, क्रिएट चालान में जाने के बाद ये रीजन फॉर चलान आ रहा है। देखो, क्यूआरएमपी स्कीम थी, मालूम है? सो ये क्यूआरएमपी स्कीम के तहत हमको यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, मंथली पेमेंट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम और एनी अदर पेमेंट। सो अभी तो हम इस ये जो असेसी है वो क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है, तो एनी अदर पेमेंट करना है, प्रोसीड करना है। देन देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, क्या बोलते हैं, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट। आपको क्या क्या डिपॉजिट करना है, सीजीएसटी भरना है तो क्या भरना है, टैक्स पे करना है, सीजीएसटी का इंटरेस्ट भरना है, सीजीएसटी का पेनल्टी भरना है, सीजीएसटी का फीस भरना है, सीजीएसटी का डिमांड भरना है, क्या भरना है, पहले वो इधर अमाउंट लिखो। So this all tax, interest, penalty, fees, other, these are called as minor heads. And this CGST, IGST, cess and Maharashtra SGST, these all are called as major heads। समझ में आया क्या? मेजर हेड, माइनर हेड समझा? अभी यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा 2,500, यहाँ पे लिखूंगा 2,500। सो दिस इज द टोटल चालान ऑफ 5,000, जिसमें मैं सीजीएसटी का टैक्स पे कर रहा हूँ 2,500, एसजीएसटी का टैक्स पे कर रहा हूँ 2,500। इज दैट क्लियर? जो अपने सम में आंसर आया है ये वाला सेकेंड क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सिर्फ आपको नहीं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों पे करना है। सो सीजीएसटी 13,300 एंड एसजीएसटी 2,500। सो टोटल 15,800 का चालान बनेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ओके। अब यहाँ पर तीन मोड है पेमेंट के। ई पेमेंट, दैट इज नेट बैंकिंग,
ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में आप बैंक में जाकर के चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट ये सब दे सकते हो, पर उसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओवर द काउंटर। बट एनईएफटी आरटीजीएस में क्या होता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको बैंक का, उसमें से आप लाखों के पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बट ओवर द काउंटर में 10,000 का ही लिमिट है। सो ये 15,800 यू कैनॉट पे थ्रू ओवर द काउंटर। आपको सिर्फ एनईएफटी आरटीजीएस या तो फिर ई पेमेंट ही ऑप्शन होगा। ओके, जैसे ही आप ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके पास जनरेट चालान का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे जाके बैंक का सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। ओके, नेट बैंकिंग और प्रेफर्ड पेमेंट्स। प्रेफर्ड बैंक मतलब आपने पिछली बार जब भी जो बैंक से किया था वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एंड नेट बैंकिंग, सो अगर मैं कहूँ यहाँ पर नेट बैंकिंग, तो यहाँ पर मुझे बैंक से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे IDBI एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये मेक पेमेंट किया तो ये कहाँ पर लेके जाएगा, गवर्नमेंट अपना IDBI बैंक के वेबसाइट पे लेके जाएगा। एंड फिर वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के ऑटोमेटिक वो चालान सब बनेगा। ओके, एंड देन पेमेंट हो जाएगी। समझ में आई बात? सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट करना, उधर से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मैं आपको सिखाऊंगा, इस मेजर हेड से माइनर हेड में ट्रांसफर कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जब भी आप GST PMT 09 करके एक फैसिलिटी आई थी, ठीक है ना, GST PMT 09 बाय वर्च्यू ऑफ रूल नंबर 8713, इस रूल के तहत GST PMT 09 एक फैसिलिटी आया जो कहता है कि अगर कैश बैलेंस, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर कैश लेजर, पहली बात तो ये समझ के रखो, टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम एनी माइनर हेड टू एनी मेजर हेड। ठीक है, कोई भी माइनर हेड्स में पैसा जा सकता है, कोई भी मेजर हेड के कोई भी माइनर हेड में पैसा जा सकता है। मतलब IGST टैक्स कैन बी ट्रांसफर टू CGST इंटरेस्ट ऑल्सो एंड वाइस वर्सा एंड एनी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल। ये सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर में ही पॉसिबल है, नॉट इन क्रेडिट लेजर। इज दैट क्लियर? अब चेक करते हैं ये कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली। सर्विस में जाने का, लेजर में जाने का, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसमें जाने के बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये यहाँ पर लेजर व्यू करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मतलब आप ओपन करेंगे तो लेजर व्यू होगा। चेक कर लेते हैं कैसे दिख रहा है। यहाँ पर पीरियड डालने बोल रहा है, मैं 3 महीने का पीरियड डालता हूँ। यहाँ पर 1 साल तक का पीरियड डाला जा सकता है। ठीक है, पहले सिर्फ 6 मंथ था। देखो यहाँ पर इस एसएससी ने ये TDS का क्रेडिट है। टीडीएस क्रेडिट मतलब, टीडीएस क्रेडिट मतलब अब भी हमने सीखा ना थोड़ी देर पहले। क्या सीखा? TDS जितना भी क्लेम हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगा। एंड इन कैश लेजर वी आर एबल टू व्यू दिस, यस और नो। ये ये इतना क्रेडिट हमने अवेल किया। नेक्स्ट, अमाउंट डिपॉजिटेड, ये हमने खुद से जमा करवाया है इतना रुपया। ओके, ठीक है, फिर ये मार्च में इतना डेबिट हुआ। डेबिट हुआ मतलब GSTR 3B में हमने इतना पेमेंट किया। ठीक है, ये जमा हुआ, इसके लिए क्रेडिट, क्रेडिट हमने पे किया, इसके लिए डेबिट। समझ में आया? बैक करता हूं। फाइल PMT 09, इसको क्लिक करेंगे तो ट्रांसफर होगा। सुनना ध्यान से कैसे ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका ये करंट कैश लेजर बैलेंस है। ओके, अब नीचे आपको बताया जाएगा अपडेटेड बैलेंस, पर आपको सबसे पहले ये फिल करना होगा। ये मतलब ध्यान देना, अगर मैं कहूँ IGST में तो इसके होगा नहीं मेरे को लग रहा है, CGST के टैक्स हेड में, अच्छा अमाउंट ही नहीं है, इंटरेस्ट में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। फी में कुछ, हाँ, अगर CGST के फी में इतने रुपए पड़े हुए हैं, इसको मेरे को ट्रांसफर करना है टू CGST टैक्स हेड, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 6935। एंड जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो नीचे ऑप्शन आएगा फाइल GST PMT 09। समझ में आएगा? इसको यस करूंगा तो फी में से चला जाएगा टैक्स में। तो ये प्रैक्टिकली इस तरीके से किया जाता है। ओके, आई होप यू गॉट द फ्लेवर ऑफ GST प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ओके, next, electronic credit ledger cannot be utilized for payment of electronic credit ledger cannot be used for making payment of interest penalty fee, already सीख लिया। Okay, taxpayers should generate a चालान ऑनलाइन यूजिंग GST PMT 06। ठीक है, जो हमने चालान का फॉर्मेट देखा ना, वो PMT 06 ही था। वैलिड फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए वैलिड होता है, पर ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। मैं बताऊँ कैसे रॉन्ग है? देखो एग्जाम में 15 ही लिखना है, पर ये रॉन्ग है, मैं कैसे वो बता रहा हूँ। अभी हमने जो चालान बनाया ना उसका वैलिडिटी चेक करते हैं, आ जाओ। चालान हिस्ट्री नहीं, रुको, सेव चालान, सॉरी, हमें जाना चाहिए था सेव चालान में, सर्विसेज, पेमेंट, सेव चालान। अभी हमने जो चालान बनाया है
ओके, अरे यार नहीं बना। ठीक है, अभी बना देता है। 1 सेकंड का काम है। 1 रुपए का इसे बना लेते हैं। 1 रुपीज। यहाँ पे भी रुपीज लिखते हैं ये लोग, रुपये आना चाहिए। ठीक है चलो, ओके। सेव चलान। अब चेक करो। चेक करो, ये चलान सेव किया है यहाँ पर। चलान बनाया कभी है? कहना है से 12/10 को, अब भी क्या अभी बनाया। बरोबर है, आज आज का तारीख है, आज का टाइम है। एक्सपायरी डेट क्या है? 7 दिन की एक्सपायरी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 15 दिन। ये रॉन्ग नहीं है, मॉड्यूल में भी यही है। पर सच्चाई ये है कि ये 7 दिन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। पर अपने को सच्चाई भले मालूम है, एग्जाम में 15 ही लिखने का। देन 3 मोड थे अपने पास: इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में 10,000 रुपया पर चालान ही आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, अनरजिस्टर्ड पेमेंट। अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर को भी पेमेंट करने का ऑप्शन होता है, जैसे सीटीपी। वो लोग को बिजनेस चालू करने के पहले ही पेमेंट करना पड़ता है एडवांस टैक्स। तो वो लोग कैसे पे करते हैं? टीआरएन नंबर के थ्रू पे करते हैं, टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स रेट कैन बी अवेल्ड ऑन जीएसटी सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज। हाउएवर, क्रेडिट ऑफ सेस कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सेस लायबिलिटी। सिर्फ सेस का क्रेडिट सेस की लायबिलिटी के सामने यूज हो सकता है, उसके अलावा नहीं। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड। ठीक है, ये चीज तो मैंने आप लोग को सिखाई थी। नेक्स्ट, सेक्शन 50 का इंटरेस्ट। सेक्शन 50 का इंटरेस्ट, ओके। ओके, सो एज पर सेक्शन नंबर 50, द इंटरेस्ट शैल बी लेविड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप लोग पेमेंट टाइम पर नहीं करते, ठीक है, जीएसटीआर 3B का जो ड्यू डेट था उस तक आप लोग पेमेंट नहीं करते, देन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट टिल द दैट इज द, जब जब भी आप टैक्स का पेमेंट करो तब तब आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 20th को मुझे पे करना चाहिए था, मैंने पे किया है 30th को। सो 21st से लेकर के 30th तक का जो पीरियड है, उस पीरियड के दरमियान मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। समझ में आया बात? 9 दिन के लिए मैंने गवर्नमेंट का पैसा लेट चुका है, इसलिए मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप लोग एक्सेस क्लेम करते हो आईटीसी का, या तो फिर अनड्यू, मतलब जानबूझ के आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम दिखाया, या तो जानबूझ के आपने आईटीसी का फिगर ज्यादा दिखाया, मतलब फ्रॉडलेंटली, सो इस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा ऑन 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने रेट पे? 24% पे। 24% पे। 24% पे इंटरेस्ट कौन से केसेस में? इन द केस वेयर, इन द केस वेयर यू आर पर्पसली क्लेमिंग एक्सेस आईटीसी। आप जानबूझ के ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, गलती से भी होगा तो भी, हाँ, जानबूझ के हुआ तो भी। अगर आईटीसी क्लेम ज्यादा किया तो फिर ये सजा है 24%। जानबूझ के या गलती से आपने अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम दिखाया, देन ये सजा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर आपको 3B फाइल करने देती है एंड आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। सो 24% आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज किसके ऊपर लगाना है? आंसर इज ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी। आपको नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ये परसेंटेजेस लगाने हैं, नॉट ऑन ग्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो 100 रुपया मुझे भरना था, 20 रुपए का आईटीसी था, 80 रुपया मेरे को नेट कैश में पे करना था। ओके, अब ये मैं लेट अगर पे कर रहा हूं तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती कि भाई आपको 100 के ऊपर टैक्स पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, ऐसा नहीं। आपको 80 के ऊपर ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज नेट टैक्स लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस। अब इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉस हुए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हुई, तब जाके गवर्नमेंट मानी है। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आपने 100 रुपया लेट भरा, 20 रुपया आईटीसी से लेट भरा एंड 80 रुपया कैश में लेट भरा, तो टोटल आपको 100 रुपये पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ओके, पर हमने कहा कि ये 20 रुपया तो मेरे पास क्रेडिट था ना, आई वॉज हैविंग वैलिड क्रेडिट ऑफ 20 रुपीज। तो जब मैं रिटर्न ही फाइल नहीं, जब मेरे पास 80 रुपया नहीं है, ध्यान से सुनना, जब मेरे पास 80 रुपया नहीं है तभी तो मैं ये 20 यूज नहीं कर पा रहा हूँ ना। समझा क्या? अगर 80 रुपया होता तो मैं रिटर्न फाइल नहीं कर देता। 80 रुपया ही तो नहीं है, ये 80 रुपया है, 8 लाख होगा, 80 लाख होगा तो। सो मेरे पास 80 लाख ही नहीं है, 8 लाख ही नहीं है, 80 रुपया ही नहीं है, तभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना ये पे। ओके, सो मुझे, मेरे पास 20 रुपया होने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई मेरे को 100 रुपया पे नहीं करना था।
₹100 पे करना था मुझे, लेकिन ₹80 भी तो होना चाहिए। एंड 80 अगर होगा तो ही मैं 3B फाइल कर सकता हूँ। 3B कैनॉट बी फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस इज द थंब रूल। जीएसटी और 3B आपको अगर भरना है, ओके, तो आपके पास पूरा का पूरा पेमेंट पूरा क्लियर होना चाहिए उस 3B में जितना लायबिलिटी दिखा है। तो 3B में आप अगर 100 दिखाते हो, ₹20 का क्रेडिट दिखाते हो, तो ₹80 आप जब तक नहीं भरते तब तक 3B फाइल नहीं हो सकता है। सो मैंने गवर्नमेंट से कहा कि सर मेरे पास ₹80 नहीं है, इसीलिए मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं ₹80 आपको लेट दे पा रहा हूँ। सो गवर्नमेंट ने कहा चल ठीक है, मान लिया। तो ₹80 दैट इज नेट टैक्स लायबिलिटी पेड थ्रू कैश, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। इज दैट क्लियर? ये अमेंडमेंट थी पिछले अटेम्प्ट की। नाउ कमिंग ऑन टू द न्यू पॉइंट, न्यू कॉन्सेप्ट, टीडीएस। समझ में आ रही है क्या बातें सब लोग को? ओके। अब टीडीएस क्या होता है, कंसेप्ट एकदम बेसिक है। एक काम करते, रुक जाओ। टीडीएस के पहले ना मुझे मुझे तुमसे कुछ डिस्कशन करना था रिगार्डिंग दिस। यहाँ पर मैंने लिखा है पहले से, इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स है। सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18, इन दोनों सेक्शंस के तहत आए हुए ये पॉइंट्स है, ठीक है? ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन नंबर 18 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, नॉट सीजीएसटी एक्ट, ओके, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस में। इसमें क्या लिखते हैं, इन 6 केसेस में, जो आपके सामने 6 केस दिख रहे हैं, इन 6 केसेस में 50%, दैट इज सेंट्रल टैक्स का जितना रेट होगा, उतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉर्शन किया जाएगा, बचा हुआ स्टेट को या तो फिर सेंट्रल को इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। ओके, सेंट्रल को इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि यूनियन की तो टेरिटरीज है वो। ओके, चलो कौन से 6 सर्कमस्टेंस है देखो। सबसे पहला, इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और सेक्शन 10%। मतलब अगर महाराष्ट्र से किसी गुजरात के इंसान को मैंने माल बेचा है जो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर जो आईजीएसटी मैंने गवर्नमेंट को पे किया, वो अमाउंट वो अमाउंट 50% वुड बी बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट, एंड 50% वुड बी टू द प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट, दैट इज गुजरात अकाउंट। इस केस में सेक्शन 10, अगर सेक्शन 10 का केस है तो भी इसी तरीके से होगा। इज दैट क्लियर? बी टू बी इन एलिजिबल, मतलब अभी ये इंटर इंटर गवर्नमेंट की बातें चालू है। बी टू बी इन एलिजिबल मतलब मान लो कि गुजरात का कोई पर्सन है, ओके, गुजरात का कोई इंसान है जिसको मैंने से मोटर व्हीकल बेची है लेस देन 13 सीटिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर क्या होगा, सामने वाला क्रेडिट नहीं ले सकता, मतलब उसके लिए कॉस्ट हो गई, मतलब गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बन चुका। कैसे? गवर्नमेंट को रेवेन्यू तब मिलता है जब चेन टूटती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट को रेवेन्यू तब मिलता है जब चेन टूटती है, नहीं तो उसके पहले तो उसको देना ही है ना, सिर्फ क्रेडिट ही देना है उसको, और तो कुछ कर ही नहीं रहे। एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। ए, बी, सी, डी, ये 4 लोग हैं, ठीक है? ये कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर। बाकी तीनों डीलर्स हैं। मान लो कि 100 के ऊपर टैक्स लायबिलिटी है 18, टोटल इसने ₹118 का कंसिडरेशन लिया, बी से ₹18 गवर्नमेंट को पे किया। तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया क्या? नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि बी इसका क्रेडिट लेने वाला है। तो सपोजिंगली बी का लायबिलिटी 20 आया, तो बी विल बी टेकिंग क्रेडिट ऑफ ₹18 एंड सिर्फ ₹2 पे करेगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट को ये ₹2 भी मिला। तो गवर्नमेंट को कितना मिला? 18 मिला एंड 2, 20 मिला अब तक। पर इसमें से 18 यूज हो चुका है। अभी ये जो टोटल 20 है, ये 20 का क्रेडिट सी लेने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल 24 सी का लाइबिलिटी आया, 20 का क्रेडिट सी ने लिया, ओके, सो ₹4 पे करना है, ठीक है ना? सो टोटल अब तक कितना हुआ? 24। अब 24 का पेमेंट गवर्नमेंट तक मिला है, ओके, ध्यान से सुनना। 24 गवर्नमेंट तक पेमेंट आ चुका है, ओके। इसके पास से 18, इसके पास से 2, इसके पास से 4। हाउएवर उन्होंने क्रेडिट भी दिया हुआ है 20 का, इसको 24 का, सॉरी, इसको 20 का क्रेडिट दिया, सॉरी, सी को 20 का क्रेडिट दिया, बी को 18 का क्रेडिट दिया, एंड ए को कुछ भी क्रेडिट नहीं दिया, ओके। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है, यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो कितना पे करेगा? कहना से एग्जांपल 150 का आइटम होता, 150 प्लस 24, 174।
अब ये जो 24 रुपया है, दैट इज सी से जो मेरे को पैसा मिला हुआ है, ध्यान से सुनना, सी से जो मुझे पैसा मिला है, ओके, 24 -20 -4, ओके। अब यहां पर डी जो है ना, इसका क्रेडिट नहीं लेने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू टेक क्रेडिट। मतलब यहां पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्रिस्टलाइज होता है ऑन कंजम्पशन, क्योंकि उसके पहले तक तो वो पैसा ले रही थी, आगे क्रेडिट दे रही थी। यहाँ पे 18 मिला, यहाँ पर 18 का क्रेडिट दिया, यहाँ पर 20 मिला, यहाँ पर 20 का क्रेडिट दिया, पर यहाँ पर 24 मिला, बट यहाँ पर क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया। इट मीन्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन चुका, ठीक है। सो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कब बन रहा है, जब चेन टूट रही है। एंड इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व इन दिस 6 केसेस, चेन इज गेटिंग ब्रेक्ड, चेन यहाँ पर टूट रही है, ध्यान से देखो, चेन इधर टूट रही है। देखो, इंटरेस्ट रेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, चेन टूट गई। सेक्शन 10, कंपोजिशन पर्सन क्रेडिट नहीं ले सकता है, चेन टूट गई। B2B इन एलिजिबल, इन एलिजिबल क्रेडिट ले सकता है, क्रेडिट नहीं ले सकता है, चेन टूट गई। ओके, टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी एक्सपायर्ड, आईटीसी लेने का जो टाइम लिमिट था सितंबर और अक्टूबर, दैट इज अक्टूबर 20, और एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई, फिर भी क्रेडिट नहीं ले पाए। सो वो केस में अब क्रेडिट कोई नहीं लेने वाला, ठीक है। देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किया, हालांकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे तो आरसीएम है, अगर नॉर्मल पर्सन फॉर पर्सनल पर्पस करता है तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये एम्बिट के बाहर है। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, तो कस्टम ड्यूटी तो भरना पड़ेगा उसको, पर उसका क्रेडिट नहीं ले सकता वो, ठीक है। सेक्शन 10 वाले ने इंपोर्ट किया, उसको आरसीएम में भी पे करना पड़ेगा, फिर भी क्रेडिट नहीं ले सकता। इन एलिजिबल इंपोर्ट्स, मैंने कोई मोटर व्हीकल इंपोर्ट कराई, ठीक है, टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी ऑन इंपोर्ट्स एक्सपायर्ड। तो इन सब केसेस में अगर आप ध्यान से देखो बारीकी से, तो यहाँ पर क्रेडिट सामने वाले को नहीं मिल रहा है, या तो एक्सपायर हो गया। सो इस केस में गवर्नमेंट कहता है 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर टोटल क्रेडिट, दैट इज आईजीएसटी, विल बी अपॉर्शन टू सीजी, एंड बचा हुआ जो होगा वो जाएगा स्टेट के पास। इज इट क्लियर? प्लेस ऑफ सप्लाई वाले स्टेट को, ओके। देन ये सब करने के बाद भी अगर आईजीएसटी कुछ बच जाता है अकाउंट में, ओके, फिर भी आईजीएसटी अगर कुछ अकाउंट में बच गया, देन जो बचा हुआ आईटीसी है, दैट इज आईजीएसटी है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। जो भी स्टेट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सेंटर, दैट इज अपना खुद ही, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। Where the place of such supply made by taxable person cannot be determined, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, ध्यान से सुनना, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, देन जो रेवेन्यू है, ठीक है, डिटरमाइन सेपरेटली, देन जो रेवेन्यू है वो स्टेट को या तो फिर यूनियन टेरिटरी को चली जाएगी पूरी की पूरी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं रखेगा, ठीक है, रखेगा इन द सेंस यूनियन टेरिटरी का रखेगा, मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट में नहीं रखेगा वो, ओके। स्टेट में या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरीज, इन शॉर्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, क्लियर। नेक्स्ट, अगर टैक्सेबल पर्सन, देखो ये कौन से रेशियो में जाएगा पहले वो देख लेते हैं। इन द प्रोपोर्शन ऑफ सच टैक्सेबल सप्लाईज मेड सच टैक्सेबल पर्सन टू ईच ऑफ सच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जितना उसने सेल किया उस प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो टैक्सेबल पर्सन है वो ही नहीं मिल रहा है, ही इज नॉट आइडेंटिफाइबल, ओके, देन उसमें सारे के सारे स्टेट्स को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सारी की सारी स्टेट्स को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड यूनियन टेरिटरीज को हिस्सा डिवाइड हो जाएगा, कौन से रेशियो में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए थे इन लोगों ने उस पर्टिकुलर रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, सब लोग का मिला के रेशियो इस तरीके से आ रहा है, 1:2:3:2 0.5:7:2, जो भी है वो पूरा का पूरा 28 स्टेट्स का रेशियो आया, उस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट फॉर विच टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सच सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल। इज दैट क्लियर? डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी हम करेंगे टीडीएस। अब टीडीएस का कंसेप्ट क्या है पहले वो समझ लो। नॉर्मल जो अपना डायरेक्ट टैक्स का होता है बस उसी तरीके से है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो पढ़ते हैं। अब टीडीएस का कंसेप्ट किस तरीके से देख लो। मान लो मैं कोई एक सप्लायर हूँ, यहाँ पर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, स्पेसिफाइड मतलब हम जो अभी देखने वाले हैं वो, ओके। सो दिस स्पेसिफाइड रिसिपिएंट व्हेन पेइंग टू दिस पर्टिकुलर सप्लायर हैज टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसको माइनस करना पड़ेगा, ओके।
अब यहाँ पर माइनस कब करना है, कितने रेट पे करना है, वो सब हम अभी देखने वाला है। सो टीडीएस का कंसेप्ट क्या है, अगर समझो इसको 1 लाख रुपया पे करना है, सो ये 1 लाख पे नहीं करेगा, उसमें से टीडीएस माइनस करके जो अमाउंट आएगा उतना पे करेगा। ओके, एंड ये टीडीएस गवर्नमेंट को 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा करवा देगा। क्लियर है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। एंड ये जो जमा करवाएगा तब इस पर्सन को, सप्लायर को, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखेगा। इज दैट क्लियर? अभी हमने देखा था, याद है, एक केस देखा था मेरे एसएससी का। चलो, हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर? किसको टैक्स डिडक्ट करना होता है? सबसे पहला डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, दैट इज फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अगर हुआ तो बीएमसी, टीएमसी, ये सब। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट, एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जो भी एलआईसी वगैरह हो गई है, ऐसी कोई अथॉरिटी या बॉडी, और established by any government with 51% और more participation by way of equity और control to carry out any function। मतलब ऐसी कोई भी बोर्ड या ऐसी कोई भी बॉडी, ठीक है, जो पार्लियामेंट के इससे बनी हो, या तो फिर established by any government जिसमें उस गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक हो। नेक्स्ट, सोसाइटी established by सीजी, एसजी और एलए अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इन लोगों ने अगर कुछ भी खरीदी की कुछ अमाउंट के ऊपर, इनको टीडीएस काटना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब कौन से रेट पे काटना है एंड कब काटना है वो चेक करते हैं। टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। टैक्सेबल होना चाहिए, अगर एग्जेम्प्ट चीज आप लेते हो तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटना है। नेक्स्ट, वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑफ सच सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स रुपीज 2,50,000। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 2,50,000 से ज्यादा हो गई, ओके, देन आपको टीडीएस काटना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। मान के चलो कि मैं के हूँ, ओके, एंड मैंने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। ठीक है, दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज द रिसिपिएंट एंड मैं सप्लायर हूँ। हम लोग का पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये 10 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। ओके, पूरा कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का है। अब यहाँ पर मैं ना पूरे साल भर में बिल बनाता हूँ। कितने बिल बनाता हूँ? सपोजिंगली 100 बिल्स बनाता हूँ। आई एम सप्लायर के, मैं 100 बिल बनाता हूँ। 10-10 हजार कितने के बनेंगे? हाँ, 10 हजार के बनेंगे। 10 हजार के 100 बिल बना दिए मैंने। ओके, 100 बिल मतलब हर 3-4 दिन में एक बिल। तो यहाँ पर हर बिल का वैल्यू 2,50,000 से कम है। हर बिल का वैल्यू 2,50,000 से कम है, तो क्या यहाँ पर टीडीएस नहीं काटेगा ये रिसिपेंट? आंसर इज नो, ये काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो 2.5 लाख से ऊपर था ना। एक्सीडिंग 2.5 लाख, नॉट अप टू 2.5 लाख, इट इज एक्सीडिंग 2.5 लाख। ठीक है, तो ये 10,000 का अगर इवन इफ इनवॉइस वैल्यू इज लेस देन 2,50,000, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रेट ऑफ टीडीएस 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो 2% आईजीएसटी। क्लियर? एंड ये परसेंटेज होगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का। अब ध्यान देना, ये जो 2% है ना, ये 10,000 का होगा, दैट इज इनवॉइस का टैक्सेबल वैल्यू का, नॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। टीडीएस कटना है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू डिसाइड करेगा, पर कितने अमाउंट पे कटना चाहिए ये इनवॉइस का टैक्सेबल वैल्यू डिसाइड करेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, टीडीएस वुड बी डिडक्टेबल ऑन एडवांस पेमेंट्स। हाँ, अगर आपको आपने एडवांस पेमेंट किया तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके, आगे, कब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, ध्यान से सुनना। अगर तीनों मतलब कौन? सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रिसिपिएंट, ये तीनों अगर एक ही स्टेट में, देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, समझ में आई बात? अगर ये तीनों अलग स्टेट्स में है, ठीक है, मतलब समझो सप्लायर ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई बी है, मतलब कहना है दिस इज अ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, तो रिसिपिएंट भले किधर भी है, हमको आईजीएसटी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ में बात? पर अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में, मतलब ये लोग दोनों एक ही स्टेट में, पर रिसिपिएंट कहीं और है, इट मींस
this recipient cannot deduct tax of this particular state A. स्टेट ए का ये नहीं डिडक्ट कर सकता अनलेस ही इज रजिस्टर्ड इन स्टेट ए। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? समझ में आया सब लोग को? सो सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर दोनों ये एक ही स्टेट में एंड रिसिपेंट कोई अलग स्टेट में, देन इसका अपने को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। रिसिपेंट विल नॉट बी डिडक्टिंग टीडीएस। ओके, अगर ये ए में होता तो केस ए में कवर था, ठीक है ना। नेक्स्ट, टीडीएस टू बी डिपॉजिटेड बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के 10 तारीख तक आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होगा। लेट पेमेंट अट्रैक्ट्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, ठीक है। ये अमेंडमेंट है मतलब ये रिमूव हो चुका है, ये अमेंडमेंट है। पहले क्या था, 5 दिन में टीडीएस सर्टिफिकेट देना है, अब ये सर्टिफिकेट देने का क्लॉज हट गया, मतलब गवर्नमेंट के फेवर में अमेंडमेंट किया है, ठीक है। क्योंकि टैक्स डिडक्टर जो होता है वही टीडीएस सर्टिफिकेट देता है। अब गवर्नमेंट एजेंसी को टीडीएस सर्टिफिकेट 5 दिन में देने की कोई जरूरत नहीं दिया तो भी कोई लेट फीस नहीं लगेगा। पहले लेट फीस था ₹100 सब्जेक्ट टू 5,000, अब वो भी नहीं। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है। टैक्स डिडक्ट, जो भी टैक्स पेई है जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसके लिए बुरी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना जो ड्रॉबैक है लेट काम करने का उसको छुपाने के लिए इस अमेंडमेंट को लाया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ऑन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, नॉट ऑन एग्जाम सप्लाई। अगर एग्जाम सप्लाई से उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटना है। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेयर पेमेंट इज मेड टू अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर के अकाउंट में अगर आप कैश जमा करोगे तो क्या होगा, कुछ भी मतलब नहीं है उसको। पहली बात तो कैश लेजर ही नहीं है उसका, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। ओके, सो अनरजिस्टर्ड का कोई टीडीएस नहीं काटना। अगर रजिस्टर्ड पर्सन आपको सप्लाईज कर रहा है, वो भी टैक्सेबल सप्लाईज, तो ही आपको टीडीएस काटना है, इवन इफ ही इज अ कंपोजिशन पर्सन। समझ में आया? नेक्स्ट, जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन मेंशन ए टू एफ अबव, GTA services by persons mentioned in A to F above shall be exempt। अब यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है, अगर GTA है उसने अगर इनमें से A to F में से किसी को भी सर्विस दिया, ओके, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। नोटिफिकेशन नंबर आई थिंक 28/2018 सेंट्रल टैक्स रेट, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि GTA सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमने सिक्योरिटी सर्विस में भी ये देखा था। सो आंसर इज, सिक्योरिटी सर्विस में जो देखा था वो आरसीएम एंट्री एप्लीकेबल नहीं, वो देखा था। ओके, आरसीएम एंट्री एप्लीकेबल नहीं मतलब फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। सो सिक्योरिटी सर्विस के लिए कोई एग्जेम्पशन में कोई जगह नहीं है। सो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन is not exempt, it is taxable under forward charge, whereas GTA services provided to these particular entities is exempt, क्योंकि exemption list में specifically mentioned है। Next, no TDS to be attracted if supplies between this to this, मतलब अगर ऊपर वाले 6 लोगों ने आपस में सर्विस दिया, then no TDS to be deducted। PSU giving services to PSU, मतलब PSU to PSU है, even if it is not distinct, then also TDS deduct नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं टीसीएस की। टीसीएस के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, कंपोजिशन पर्सन में चर्चा किया हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन में किया हुआ है। ओके, तो कंसेप्ट एकदम सेम है। अब यहाँ पर मैं वापस से वो रिपीट नहीं करूंगा, खाली एक दो लाइन में बता रहा हूँ, सुन लो। ईसीओ को टैक्स कलेक्ट करना होता है, कब कलेक्ट करना होता है? जब कंसिडरेशन ईसीओ कलेक्ट करता है एंड देन सप्लायर को रेमिट करता है। ओके, पर 9(5) के सप्लाईज पर कोई टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो टीसीएस कब होगा? जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जब आप 9(5) और 5(5) दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, होटल एंड यूटिलिटी सर्विसेज, ये तीनों छोड़ करके सप्लाई करते हो थ्रू ईसीओ, एंड ईसीओ कलेक्ट कर रहा है कंसिडरेशन एंड आपको रेमिट कर रहा है। सो टीसीएस विल बी कलेक्टेड बाय ईसीओ व्हाइल पेइंग टू यू। आपको जितना पे करने वाला है उसमें से वो अपना कमीशन एंड टीसीएस काट करके पे करेगा। क्लियर? टीसीएस का रेट होगा 1%, दैट इज 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी एंड और 1% आईजीएसटी। क्लियर? अब एक्ट में लिखा हुआ है, कि 1% से ज्यादा नहीं हो सकता, पर ये नोटिफिकेशन कहता है कि इतना होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस। एक्ट कहता है कि ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, पर एक्चुअल में कितना होना चाहिए ये अपने को नोटिफिकेशन बोलता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोविजंस। टीसीएस जो कलेक्ट होगा कितने पे कलेक्ट होगा? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, दैट इज टोटल सप्लाईज माइनस रिटर्न्स। नेक्स्ट,
TCS टू बी डिपॉजिटेड अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख तक आपको डिपॉजिट करना है। ई स्टेटमेंट इन GSTR 8, GSTR 8 फाइल करना है, TDS डिडक्टर को GSTR 7 फाइल करना है। ये हमने रिटर्न्स के चैप्टर में देखा, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी देखा। ओके नेक्स्ट, एनुअल स्टेटमेंट 31 दिसंबर तक, पर अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है। टाइम लिमिट टू रेक्टिफाई मिस्टेक, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है ECO से, ओके, तो यहाँ पर वो सितंबर मंथ ऑफ अगला फाइनेंशियल ईयर तब तक वो रेक्टिफाई कर सकता है, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर किसी को चाहिए कि किसी टैक्स अथॉरिटी को चाहिए कि क्या आपके पोर्टल पे से इस सप्लायर ने सप्लाई किया है कि नहीं उसका डिटेल दो, तो वो मांग सकता है, ठीक है। एनी अथॉरिटी नॉट रैंकिंग बिलो डेप्यूटी कमिश्नर ने सर्विस नोटिस टू ECO टू फर्निश डिटेल्स ऑफ सप्लायर सप्लाईज इफेक्टेड बाय सप्लायर थ्रू ECO, ठीक है। मतलब MMT से अगर कोई ताज होटल है वो सप्लाईज कर रहा है, सो डेप्यूटी कमिश्नर से ऊपर का रैंकिंग वाला मांग सकता है ECO से, MMT से, कि भाई आपके पोर्टल से ताज वाले ने कितना सेल किया बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, TCS अंडर इनकम टैक्स एक्ट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। T बोर्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम सेलर्स ऑन ऑक्शनर्स, नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ECO TCS कलेक्ट करने वाला है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ओके। कोई इंसान कोई इंसान दैट इज सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ECO हु इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है उस गुड्स सप्लायर को। अगर सर्विस दे रहा है ऐसे ECO से जिसको TCS कलेक्ट करना है, तो तब सर्विस सप्लायर को 20 लाख या 10 लाख का लिमिट मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जो ECO को 9(5) में टैक्स पे करना है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बस हो गया ये। नेक्स्ट, वेरियस टर्म्स, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कहते हैं 14 डिजिट का नंबर है, CPIN इसको कहते हैं, ठीक है ना, CPIN। वैलिड फॉर 15 डेज, अगेन मैंने तुम लोग को बताया, तुम लोग को अंदर से मालूम है 7 दिन के लिए वैलिड है, यहाँ पर लिखा है 15 दिन, ये भी सही है क्योंकि बुक्स में यही है, हर जगह पे यही है, ओके। नेक्स्ट, CIN नंबर और चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है 17 डिजिट का, पर ये सच में गलत है, ये होता है 18 डिजिट का, ठीक है। पर बुक्स में 17 है, एग्जाम में 17 लिखना है। पोर्टल पे अभी मैं आप लोग को गिनवा देता हूँ, अब भी गिन लेते हैं। ये देखो, ये है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, बताओ आपको, मैं इस पे क्लिक करूंगा, CPIN 14 डिजिट एंड चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर 17 डिजिट। ये कितना गिन लो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। CPIN सही है, ओके। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, CIN नंबर हम देख रहे हैं, किधर गया वो, अच्छा ये तो चालान, ये अच्छा इसका होगा ही नहीं ना, ये तो हमने अभी अभी बनाया था, वही मैं सोच रहा हूँ किधर गया। तो ये पेड नहीं है, जो पे होता है ना उसका ही नंबर होता है, ये रहा, ये CIN है। अब गिनो इसको कितना है, गिनो, जूम किया पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 समझ में आई बात। तो CPIN होता है 18 डिजिट का नंबर, पर हमारे बुक्स में हमेशा 17 17 पढ़ाया हुआ है, तो आप 17 ही पढ़ो। पर सच में याद रखने का कि ये 18 डिजिट है, कभी कोई इंटरव्यू में पूछ लिया तो 18 ही बोलना, बोलना मत 17। नेक्स्ट, बैंक रेफरेंस नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर ये BRN नंबर होता है जो बैंक अपने को देती है। EFPB, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, मतलब अगर आप NEFT RTGS करोगे तो RBI इज द बेनिफिशियरी, तो यहाँ पर EFPB कौन होता है, RBI। सो RBI एक्ट एज अ EFPB फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ओके। नेक्स्ट, खाली दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं अभी, रूल 86A एंड रूल 86B। रूल 86A,
ये कहता है कि कोई भी एक ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, ओके, may not allow the debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger if he has the reason to believe that ITC has been availed in fraudulent manner. मतलब असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर के रैंकिंग के पास पावर है कि वो आपके क्रेडिट लेजर में से आपको यूज करने नहीं देगा अगर उसको ऐसा लगता है, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि फ्रॉडलेंट मैनर में आपने आईटीसी लिया हुआ है। क्लियर है? अ पर्सन वुड बी ट्रीटेड आईटीसी एज फ्रॉडलेंट मैनर इन द बिलो केसेस। जब आपने आईटीसी लिया विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, मतलब availed ITC on the basis of invoice or debit note issued by a registered person who has not conducted any business from the place for which registration has been obtained। मतलब जहां से रजिस्ट्रेशन लिया वहां से बिजनेस नहीं किया एंड उस जगह वाले से जो भी आपने परचेस किया एन आईटीसी लिया, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉडलेंट आईटीसी। वो रोक सकता है। नेक्स्ट, आपने आईटीसी लिया है बट आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। द क्रेडिट ऑफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस व्हिच हैज नॉट बीन पेड बाय सप्लायर। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा पर्सन ऐसा पर्सन जिसने आपको सप्लाई किया, ओके, वो वहां से बिजनेस नहीं कर रहा जहां से उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है जिस जगह के लिए वो, देन आप बिना टैक्स डॉक्यूमेंट्स के, दैट इज टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट, उसके बिना, मतलब विदाउट दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अगर आप आईटीसी लेते हो, देन आपका आईटीसी ब्लॉक किया जाएगा, आपका क्रेडिट को ब्लॉक किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के यूटिलाइजेशन को ब्लॉक किया जाएगा। ओके, दिस रेस्ट्रिक्शन कैन एक्सरसाइज ओनली फॉर 1 year। ठीक है, shall not shall not have any effect, shall cease to be affected from 1 year from the date of imposition restriction। restriction लगने के 1 साल तक ही वो रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता है। ओके, if commissioner is satisfied that above condition does not exist then he may allow such debit। मतलब पेमेंट करने दे सकते हैं अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो, मतलब फुलफिल नहीं हो रही है, सब कुछ प्रॉपर है, आपका सप्लायर सही है, टैक्स पेमेंट आ रहा है, सब बरोबर है, तो वो उस रेस्ट्रिक्शन को हटा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, रूल 86 बी। रूल 86 बी, अमेंडमेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, ध्यान से सुनना। अब ये रूल क्या कहता है, सुनना। अब इंडिया में ना काफी सारे फ्रॉड्स होने लगे, बहुत सारे फ्रॉड होने लगे फेक इनवॉइसिंग के नाम पे। तो गवर्नमेंट को इस फेक इनवॉइसिंग को रोकना था, इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल 86 बी निकाला। ओके, रूल 86 बी ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर, कौन सा टर्नओवर? टैक्सेबल टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर? टैक्सेबल टर्नओवर, नॉट एग्जेम्प्ट नॉर जीरो रेटेड। जीरो रेटेड भी यहां पर नहीं कंसिडर करना। ओनली इफ योर टैक्सेबल टर्नओवर, द टर्नओवर ऑन विच यू आर लायबल टू पे टैक्स, ऐसा टर्नओवर अगर 50 लाख से ऊपर है पर मंथ, देन 1% ऑफ ग्रॉस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नॉट नेट, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब इस टर्नओवर पे जितना लायबिलिटी है वो, उसका 1% आपको कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू सी। समझ में आ क्या बोला मैंने? एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपका टर्नओवर 50 लाख है, ये डोमेस्टिक सेल है। 10 लाख है आपका एक्सपोर्ट है, एंड 15 लाख का आपका एग्जेम्प्ट है। ओके, 50 लाख की इस पे आपका लाइबिलिटी आता है 9%, 9% से 4,50,000 कितना आ रहा है? हाँ, 4,50,000, 4,50,000। ओके, एक्सपोर्ट पे तो लाइबिलिटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ध्यान से सुनना। एक्सपोर्ट पे लाइबिलिटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर एलयूटी है तो नहीं आएगा, एलयूटी नहीं है तो आ जाएगा। 15 लाख एग्जेम्प्ट उस पे वैसे भी नहीं आएगा। सो गवर्नमेंट से जो भी टैक्सेबल सप्लाईज है अदर देन एक्सपोर्ट एंड अदर देन एग्जेम्प्टेड, इन सप्लाईज पर आपको 1% पर ग्रॉस का, ठीक है, इसका इसका 1% आपको कैश से पे करना होगा, इवन इफ यू आर हैविंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपके पास समझो आईटीसी है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया यू हैव क्रेडिट, फिर भी आप पूरा का पूरा क्रेडिट से पे नहीं कर सकते, आपको फिर भी 1% ऑफ दिस लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब 9 लाख का 1%, दैट इज 9 लाख, 1 2 3 1% मतलब 9,000 रुपया। सो 9,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा अपने जेब से, दैट इज कैश लेजर से। यू कैनॉट यूज दिस पर्टिकुलर आईटीसी
टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000 फॉर पेइंग दिस पर्टिकुलर लाइबिलिटी। समझ में आई बात? ओके। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी है, चेक करते हैं। अब ये जो रूल है ना, ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। नॉन ऑब्स्टेंट रूल है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी लिखा है इस पर्टिकुलर रूल्स में, बट 86B वुड बी प्रिवेलिंग। ओके, नेक्स्ट। ये चीज तो मैंने आप लोग को बता दी, ठीक है, ये भी मैंने बता दी है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, एक पॉइंट नंबर 5 एनालिसिस का पॉइंट है, जो कहता है कि अगर आरसीएम का लायबिलिटी है तो क्या यहां पर भी 1% लगेगा? आंसर इज नो। वो तो आपको वैसे भी कैश में पे करना होता है, तो उसमें कोई 1% नहीं लगा ना, आपको वो एज इट इज कैश में ही पे करना होता है, ये श्योर। ठीक है, तो ये एनालिसिस का पॉइंट नंबर 5। अब चेक करते हैं कि कब कब ये रूल 86B नहीं लगेगा। Let us check out when this 86B is inapplicable. सबसे पहला केस, अगर आपने अगर आपने प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स जिसका रिटर्न फाइल हुआ है, उस रिटर्न फाइलिंग में 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स भरा है। आईटीआर की बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल के आईटीआर में जो ड्यू हो चुके हैं, ओके, जिसका ड्यू डेट निकल गया, आपने आईटीआर फाइल कर दिया, उन दोनों आईटीआर में, प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर के आईटीआर में आपने 1 लाख से ज्यादा का टैक्स का पेमेंट किया। नाउ टैक्स पेमेंट इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, मैट, एएमटी, सबको माइनस करके अगर आपने 1 लाख पेमेंट किया है, माइनस करके इन द सेंस उसको कंसिडर करना है। अगर आपने मैट पे किया है 1 लाख का, तो भी माना जाए कि आपने 1 लाख पे किया, ठीक है, पर हमको कितना चाहिए? मोर देन 1 लाख चाहिए, मतलब समझो 1,10,000 आपने पे किया मैट से, मैट के रूप में, देन ऑल्सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज टैक्स पेड। अगर आपका टीडीएस किसी ने काटा हुआ है 1.1 लाख, ओके, मतलब आपका लायबिलिटी था 2 लाख रुपया, आपने नेट पेमेंट किया 90,000, बट इट वुड बी डीम्ड दैट आपने 2 लाख का पेमेंट किया। पेमेंट थ्रू टीडीएस इज ऑल्सो अ पेमेंट। क्लियर? तो आपको रूल 86 भी अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रही बात? आपको क्या चेक करना है? प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम टैक्स का पेमेंट 1 लाख से ज्यादा किया कि नहीं। अब इसका लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट बोलती है जिसका 6 करोड़ टर्नओवर है, ध्यान से सुनना, 6 करोड़ क्यों बोला? नहीं समझा? नहीं समझा? 6 करोड़ क्यों बोला? 50 लाख से ऊपर पर मंथ, सो कैन आई से 50 लाख इंटू 12, 12 महीने। तो 6 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है, तो ऑब्वियसली आपका टैक्स लायबिलिटी 1 करोड़ से 1 लाख से ज्यादा ही आना चाहिए। देखो यहां पर लिख के बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा 50 लाख से ज्यादा पर मंथ, ओके, सो 12 महीने है, सो ऑब्वियसली आपका लायबिलिटी 6, आपका टर्नओवर 6 करोड़ से ज्यादा होगा, यस और नो? अब 6 करोड़ का टर्नओवर, उस पे क्या 1 लाख भी टैक्स नहीं आएगा? हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। अगर आप इसका 1% भी पकड़ो, ठीक है, 6 करोड़ का 1% पकड़ो, 6 करोड़ का 1%, 6 लाख, ठीक है, पर प्रॉफिट किसका 1% तो होता नहीं, तो ऑडिट वॉडिट कराना पड़ेगा, असेसमेंट आएगा। तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन, कोई भी बिजनेस में 1% अगर मार्जिन है तो कोई बिजनेस ही क्यों कर रहा है, छोड़ दो वो बिजनेस। तो ऑब्वियसली रफली मार्जिन अराउंड 15 to 20% होता ही है। तो 6 करोड़ के टर्नओवर पे आप उतना तो मार्जिन कमा ही लोगे, जिसके कारण आपको 1 लाख का इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है ना? सो अगर आपने इनकम टैक्स पे किया, इट्स ओके, आपके ऊपर 86B नहीं लगेगा, आप जेन्यून हो, यू आर जेन्यून, गवर्नमेंट जेन्यूनिटी चेक कर रहा है। आपने अगर इनकम टैक्स टाइम पे किया, 1 लाख से ज्यादा पे किया, इट मीन्स you are a good taxpayer in the eyes of income tax। तो रूल 86B, दैट इज यू आर नॉट अ फेक, तो आप फेक नहीं हो, तो 86B हम आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज received the refund of more than rupees 1 lakh in preceding financial year on account of export without payment। अगर आपने एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट में 1 लाख रुपए का रिफंड लिया हुआ है पिछले साल, नॉट प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, आईटीआर में प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, यहाँ पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, आपको रिफंड मिलना चाहिए, आपका एप्लीकेशन से मतलब नहीं है, रिफंड मिलना चाहिए। प्रीसीडिंग ईयर में अगर आपने 1 लाख से ऊपर रिफंड का क्लेम किया है एंड रिसीव्ड हो चुका है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, देन इन दैट केस आपके ऊपर 86 भी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर आपको 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला है तो भी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर क्यूमुलेटिवली आपने 1% से ज्यादा पे किया, क्यूमुलेटिवली, ओके, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है मैं नीचे बता रहा हूँ, ओके। ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एक साथ बताऊंगा। क्यूमुलेटिव लायबिलिटी आपने 1% से ऊपर पे किया तो आपको नहीं लगेगा ये रूल। चलो चेक करते हैं क्यूमुलेटिव क्या होता है। यहाँ देखो,
अप्रैल मंथ में मेरा सेल था 58 लाख रुपीस, 58 लाख रुपीस का सेल किया। ओके, दैट इज मोर देन रुपीज 50 लाख। 50 लाख का सेल्स है, अज्यूमिंग सबका सब ये है अपना नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स है ना, नॉर्मल सेल्स है। अब 58 लाख के ऊपर 18% जीएसटी, डायरेक्टली इसके ऊपर 1% नहीं निकालना, आपको टैक्स का 1% निकालना है। तो इसके ऊपर 18% टैक्स, ठीक है, इसका 1%, सुनना ध्यान से, टोटल इतना आ रहा है बरोबर, क्यूमुलेटिव टैक्स भी इतना है। अब आपने एक्चुअली 25,000 रुपीज का कैश में पेमेंट किया, ध्यान से सुनना। इट मीन्स आपके पास क्रेडिट कितना था, कहना है 10,44 माइनस माइनस 25,000, आपके पास 10,19 का क्रेडिट था बरोबर, 10,19,000 इतना आपके पास क्रेडिट होगा, आपने 25,000 रुपया कैश में पे किया। सो कहना है से यू हैव पेड 25,000 डिवाइड बाय 10,44, इतना परसेंट आपने कैश में पे किया। क्लियर है? सो मोर देन 1% आपने कैश में जमा किया है। इज दैट क्लियर? समझ में आया बात? पर जबकि आपका टर्नओवर 50 के ऊपर था, ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल था। अगर ये 1% से कम होता तो आपको डिफरेंशियल पे करना पड़ता। ठीक है, माना कि ये 1% ज्यादा है, लेकिन रूल तो एप्लीकेबल था आपके ऊपर। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ में आते हैं। टर्नओवर हुआ 52 lakhs, इसके ऊपर टैक्स आया इतना। ओके, क्यूमुलेटिव टैक्स, क्यूमुलेटिव मतलब पिछली बार की ग्रॉस लायबिलिटी एंड इस बार की ग्रॉस लायबिलिटी दोनों को ऐड करो। 10,44 प्लस 9,36, इन दोनों को ऐड किया तो आया 19,80। क्लियर? 19,80। अब करंट मंथ में ध्यान देना, मई मंथ में आपने पे किया सिर्फ 5,000 रुपया, सिर्फ 5,000। मतलब अगर आप डायरेक्टली देखोगे, 5,000 डिवाइड बाय 19 लाख, सॉरी 5,000 डिवाइड बाय 9,36,000, 5,000 करंट मंथ का कैश पेमेंट, 9,36 करंट मंथ का लायबिलिटी। अगर इसको डिवाइड किया तो इट इज लेस देन 1%, इट इज लेस देन 1%। क्लियर है? बट ऐसा नहीं है, आपको चेक ऐसा नहीं करना है कि करंट मंथ का कैश पेमेंट एंड करंट मंथ का लायबिलिटी, नहीं, आपको क्यूमुलेटिव चेक करना है। अब आते हैं क्यूमुलेटिव पे। सो क्यूमुलेटिवली आपने कैश में पे किया है 30,000 एंड क्यूमुलेटिवली लायबिलिटी हुई है 19,80,000। सो 30,000 डिवाइड बाय 19,80, क्या करो कितना आ रहा है? 30,000 डिवाइड बाय 19,80, कहना है 1.51%। okay, so this rule is not applicable to you since cumulative cash payment is more than 1%। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट जून, जून में देखते हैं अभी। टोटल इतना आ रहा है मेरा जीएसटी। ओके, क्यूमुलेटिव टैक्स की थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। करंट मंथ में 12,450 पे किया। सो 12,450 डिवाइड बाय 1350 करो तो, ऐसा करना है क्या? नहीं, वैसे भी 0.9 आ रहा है पर करना ही नहीं है वो। करना आपको क्या है? क्यूमुलेटिव, मतलब अप्रैल में जून का ग्रॉस लायबिलिटी को डिवाइड करोगे आप किससे? क्यूमुलेटिव कैश पे से, मतलब वाइस वर्सा, क्यूमुलेटिव कैश पेड को डिवाइड करोगे टोटल ग्रॉस लायबिलिटी से। सो 42,450 वुड बी डिवाइडेड बाय 33,30,000। अब चेक करो कि 1% से ज्यादा है क्या। अगर है 1% ज्यादा पे हुआ है अब तक क्यूमुलेटिवली, तो रूल 86B इज नॉट एप्लीकेबल। इफ इट इज लेस देन 1% देन रूल 86B इज एप्लीकेबल। चेक कर लो, 42,450 डिवाइडेड बाय 33,30, okay, 1.27%। so rule 86B is not applicable। नेक्स्ट जुलाई, जुलाई में आपने कैश में कुछ भी पे नहीं किया, जुलाई में जीरो, कुछ भी कैश में पे नहीं किया। अब चेक करो क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव मतलब 42,450 आएगा पिछले वाला, एंड क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 4860। 4860 डिवाइड बाय, सॉरी 42,450 डिवाइड बाय 4860, ठीक है, कितना आ रहा है? 0.8%, दैट इज लेस देन 1%। सो आपको यहाँ पर जो डिफरेंशियल है वो कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया बात? सेम अप्लाइज फॉर अगस्त। ओके, ये अपना हो चुका 86B। आगे बढ़ते हैं। और किसको नॉट एप्लीकेबल? इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी, स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब ये खुद के लिए रूल बनाते हैं। मतलब हम हैं तो भाई नॉट एप्लीकेबल, हम तो चोरी कर ही नहीं सकते, सबसे ज्यादा चोरी आपकी इधर ही होती है। ओके, चलो नेक्स्ट। It is further provided that commissioner or an officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction after such verification and such safeguards as he may deem fit,
दस इफ अ टैक्सेबल पर्सन अप्लाइज टू कमिश्नर, अगर वो कमिश्नर को अप्लाई करता है कि भाई मेरे ऊपर क्यों लागू हो रहा है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, भले मैं एक्सेप्शन में फॉल नहीं हो रहा हूँ, प्लीज मेरे ऊपर से ये लायबिलिटी हटा दो, 86 भी हटा दो। एंड इफ कमिश्नर सेटिस्फाइज हिमसेल्फ अलोंग विथ वेरिफिकेशन, देन ही कैन रिमूव द सेड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब समरी में यहाँ पर दिया हुआ मैंने, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है। कैसे चेक करोगे? टैक्सेबल ही लेना है आपको, एक्सपोर्ट नहीं लेना है, एग्जाम नहीं लेना है। ठीक है, टैक्सेबल टर्नओवर मोर देन 50 लाख है। तो अभी क्या चेक करना है, क्यूमुलेटिव पेमेंट कितना है। अगर क्यूमुलेटिव पेमेंट 1% से कम है तो रूल 86 भी एप्लीकेबल। ओके, ऑब्वियसली एक्सेप्शन में अगर फॉल होते हो तो नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट, अगर क्यूमुलेटिव कैश पेमेंट 1% से ज्यादा है देन 86 भी नॉट एप्लीकेबल। ओके, अगर टर्नओवर आपका टैक्सेबल 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो वैसे भी नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा है पर आप एक्सेप्शंस में हो अगर, तो आपको वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड यहाँ पर 50 लाख से टर्नओवर ही ज्यादा नहीं है आपका, तो एक्सेप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ये रूल ही प्राइमा फेसी आपका एप्लीकेबल ही नहीं है। दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।